जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस सीएचएसएल एसएससी जीडी के लिए जो हमने जीके की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 20 प्रश्न है इसमें, और आज के मैंने क्वेश्चन कम कर दिए हैं, 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ लेकिन इसमें 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक गति का समीकरण है। कौन सा एक गति का समीकरण है। दोस्तों गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है आपका b बराबर u प्लस ए टी, ये होता है। दूसरा होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 समीकरण है गति के, जो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए। अब आपने को बताना कि उन ऑप्शन के अनुसार कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला जो कुछ बनेगा ना, वो इस तरह से बन जाएगा आपका, यहाँ से ये वाला ऑप्शन सी 2s बराबर टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा गति का सही समीकरण है। तो 2s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। दोस्तों ए जो होता है वो त्वरण है, यू जो होता है दूरी होती है, मतलब सॉरी यू प्रारंभिक वेग है और एस दूरी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 3 समीकरण न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग है। कहने का मतलब है दोस्तों, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है, सबसे साउथ में लक्षद्वीप के कौन सा है, ये मैं बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बित्रा है, कवरत्ती है, मिनिकॉय है या अमीनी है। तो दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप ये है आपका मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में आता है, और लक्षद्वीप की उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों से हुई है, ये भी आप याद रखना। लक्षद्वीप में कोरल मिलते हैं, तो ये कोरल रीफ है आपकी, लक्षद्वीप एक कोरल रीफ है, ये पूछा जाए आपसे। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका एरिया कितना है, लक्षद्वीप का एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर एरिया है, और इसमें कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों, इसमें 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप के कितने द्वीप समूह, 36। और लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से कितने द्वीप आवासित हैं, मतलब मानवीय आबादी रहती है। तो 10 द्वीपों पर मानवीय आबादी रहती है लक्षद्वीप में, ये भी आप याद रखना। 10 द्वीप ऐसे हैं जो आवासित हैं। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, लक्षद्वीप का जो न्याय क्षेत्र है वो किस हाई कोर्ट में लगता है दोस्तों, केरल का हाई कोर्ट लक्षद्वीप में लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की भाषा क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप की मलयालम भाषा है। 3 भाषा आपके एग्जाम में पूछता है, मलयालम, एक है आपकी दिवेही, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, दिवेही, और एक है आपकी महल। तो मलयालम, दिवेही और महल ये कहाँ की भाषाएं हैं, लक्षद्वीप की भाषा हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कौन सा पक्षी विहार है, तो आप याद ना, लक्षद्वीप में एक पक्षी विहार है पित्ती। पित्ती द्वीप पर पित्ती पक्षी विहार है, पूछ सकता है एग्जाम में कि पित्ती पक्षी विहार कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप पर स्थित है पित्ती पक्षी विहार। और अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, दोस्तों 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आपको एक मैप दिखाता हूँ, यह है दोस्तों एक मैप, ये कोचीन हमारा, और कोचीन से ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप आपको मिलेंगे। 36 द्वीप हैं, इसमें कुछ आपके डूब चुके हैं और कुछ आपके बचे हुए हैं। तो ये द्वीप क्या है, अरब सागर में है, और ये जो 36 द्वीपों का ग्रुप है यही है आपका लक्षद्वीप, ये वाला भाग वो लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का सबसे सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, वो है आपका मिनिकॉय। सबसे साउथ में जो लक्षद्वीप के कौन सा आपका, मिनिकॉय। और लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे उत्तर में दोस्तों, सबसे उत्तर में है आपका अमीनी द्वीप, यहाँ लिख नहीं रहा, सबसे उत्तर में है अमीनी द्वीप, ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को यहाँ पर एक डिग्री चैनल मिलेगा आपको, यहाँ इस वाले भाग में एक डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप के अन्य भागों को मिनिकॉय से अलग करता है। आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूँ, अगर मैप होगा तो, हाँ यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सही है। ये वाला चैनल आप देख रहे होंगे, ये आपका 9 डिग्री चैनल, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम कर लिया, ये है आपका 9 डिग्री चैनल, ये वाला भाग।
तो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप के शेष आइलैंड को अलग करता है मिनिकॉय से। तो कभी क्वेश्चन आए कि 9 डिग्री चैनल ये किस किस को अलग करता है, दोस्तों 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप का जो अन्य भाग है उसको मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल। ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और दिखा दूँ आपको मैप। एक मैप से आपको और थोड़ी नॉलेज होगी, और वो मैप है ये वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये है आपका 8 डिग्री चैनल, जहाँ पे मैंने रेड लाइन खींची है 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल ऊपर क्या है देखो मिनिकॉय, और नीचे आपका मालदीव, ये मालदीव है और ये आपका मिनिकॉय है। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, दोस्तों मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। ये आप देख रहे होंगे, ऊपर मिनिकॉय है और नीचे मालदीव है ये वाला, और इनके बीच में कौन सा चैनल, ये 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से, ये आप याद रखना। और ये मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, ये आप याद रखिएगा, मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं फिर। तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा था, मिनिकॉय, ये भी आप याद रखेंगे। और बाकी 9 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, 8 डिग्री चैनल याद रखना है। लक्षद्वीप का एक डांस भी याद रखना, लावा। लावा डांस कहाँ किया जाता है, तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, दोस्तों लोसार तिब्बत का नया वर्ष होता है, तिब्बती लूनर वर्ष है, तो तिब्बत का नया वर्ष है लोसार। दोस्तों बौद्ध लोगों द्वारा इसे मनाया जाता है। भारत में जहाँ जहाँ भी बौद्ध कम्युनिटी रहती है, जैसे वो लद्दाख है, हिमाचल में जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं, सिक्किम में जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं, अरुणाचल में जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं, तो बौद्धों का नया साल होता है लोसार, या मैं कहूँ कि तिब्बत का नया साल है। और ये बसंत का त्यौहार भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं। दोस्तों लोसार को जो मनाते हैं वो मनाते हैं मोनपा जनजाति के लोग। कौन सी, मोनपा। और मोनपा जनजाति कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में। मोनपा जनजाति के लोग लोसार उत्सव मनाते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। इसके अतिरिक्त लद्दाख में भी मनाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों अगर मैं बात करूं लोसार के बारे में, तो लोसार जो होता है इसमें अपने जो पूर्वज है, अपने पूर्वजों को भी याद किया जाता है, जो उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा शांति के लिए भी इसमें प्रार्थना की जाती है। तो मोनपा जनजाति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ नए साल बता देता हूँ, जैसे बिशु कहाँ का नववर्ष है। अगर आपके एग्जाम में आए कि बिशु कहाँ का नववर्ष है, तो दोस्तों बिशु नववर्ष जो होता है ये केरल का होता है। कभी आपसे पूछे कि बिशु कहाँ का नववर्ष है, तो बिशु नववर्ष है केरल का, ये पूछ सकता है आपका, बिशु नववर्ष केरल। और कौन सा आपको याद रखना है, दोस्तों आपको याद रखना है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का नववर्ष है, दोस्तों गुड़ी पड़वा नववर्ष है आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। उगादी याद रखना है आपको, उगादी दक्षिण भारत का नववर्ष है उगादी, और उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का नया साल उगादी है। एक और याद रखना लूशुंग या लोशांग इसे बोलते हैं, लूशुंग नववर्ष है सिक्किम का, लूशुंग सिक्किम का नववर्ष है। और एक नववर्ष और आपसे पूछेगा, और वो नववर्ष होता है आपका सरहुल। सरहुल किस राज्य का नया साल कहलाता है, दोस्तों झारखंड का नया साल सरहुल होता है, झारखंड का नववर्ष है वो है आपका सरहुल। एक और याद रखिएगा, और वो है आपका बेस्तु बरस। गुजरात का नया साल क्या कहलाता है, दोस्तों गुजरात का नया साल बेस्तु बरस कहलाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक और याद रखना नवरेह, जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह कहलाता है, जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह कहलाता है। और एक पूछेगा मणिपुर का नया साल चिरोबा कहलाता है, चिरोबा कहाँ का नया साल है, मणिपुर का। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तांबे का एक खनिज है, दोस्तों तांबा मतलब कॉपर, Cu, इसका खनिज हमें बताना है। तो दोस्तों आपका सही होगा चैल्कोसाइट। चैल्कोसाइट तांबे का एक खनिज है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्यूप्राइट भी आपको याद रखना है। क्यूप्राइट किसका अयस्क है, ये भी तांबे का अयस्क है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि भारत में तांबे के क्षेत्र कहाँ देखे जाते हैं, राजस्थान में खेतड़ी है, और राजस्थान में जो खेतड़ी है ये तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, खेतड़ी जो राजस्थान का है क्षेत्र है, ये किसकी खाने के लिए प्रसिद्ध है, तांबा। और तांबा दुनिया की पहली धातु थी जो मानव के द्वारा
खोजी गई थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि मानव ने सबसे पहली कौन से धातु की खोज की थी, तो जवाब होगा तांबे की खोज की थी। अच्छा, कौन से युग में हुई थी, तो चालकोलिथिक युग में तांबे की खोज की गई थी, चालकोलिथिक युग। ये भी आपसे पूछ सकता है कि तांबे की खोज से कौन सा युग जुड़ा हुआ है, चालकोलिथिक युग। और ये दोस्तों ये जो पैट का एग्जाम हुआ था ना 15 तारीख के शिफ्ट में आ भी चुका है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया सिनेबार। सिनेबार किसका एस्क है दोस्तों, पारे का एस्क है। पारा जिसको आप मरकरी भी बोलते हैं, Hg, पारे का एस्क होता है सिनेबार। उसके बाद में लिखा गया है गैलेना। दोस्तों गैलेना इसको बोलते हैं PbS, मतलब लेड सल्फाइड, लेड का एस्क है गैलेना, ये भी आप याद रखिएगा। कैसिटराइट लिखा गया है दोस्तों, कैसिटराइट होता है टिन का, टिन जिसका संकेत होता है Sn, तो टिन का एस्क है कैसिटराइट, तो ये आप याद रखिएगा। कॉपर का एस्क कौन सा है दोस्तों, चैल्कोसाइट होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेबर किसकी इकाई है दोस्तों, वेबर किसकी इकाई हमें बताना है, तो वेबर चुंबकीय प्रवाह मतलब चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, ऑप्शन बी, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एसीटोनाइट्रिल किसका सूत्र है, मतलब एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है दोस्तों, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका CH3CN, CH3CN अर्थात मेथिल साइनाइड को ही एसीटोनाइट्रिल कहा जाता है, मेथिल साइनाइड। याद रखना, इसके बारे में कहीं पूछा जाए तो CH3CN इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलो एक क्वेश्चन आप बताइएगा, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। भारत की पहली क्या क्वेश्चन है कि भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है दोस्तों, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा है अमर जीवन, अमर जीवन, और ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। और ये किसकी है दोस्तों, रस सुंदरी देवी की, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है अमर जीवन, रस सुंदरी देवी। और ये कब लिखी गई दोस्तों, 1876 में लिखी गई थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए आप मुझे बताइएगा एक किताब का नाम, जिसका नाम है, एक किताब है फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस। और दोस्तों अभी एक किताब और बड़ी न्यूज़ में चल रही है आजकल, और ये किताब है स्पेयर। आपको बताना है स्पेयर किसकी आत्मकथा का नाम है, स्पेयर किसकी आत्मकथा का नाम है, और ये किसी देश का राजकुमार है, किसी देश का राजकुमार है जिसकी ये किताब मतलब स्पेयर आत्मकथा है। तो आप बताइएगा किसकी आत्मकथा है स्पेयर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवक की कहानी है दोस्तों, किरण देसाई की कौन सी ऐसी पुस्तक है जो संपत चावला नाम का एक व्यक्ति उसमें पात्र है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हुवालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, तो सही जवाब है आपका हुवालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैनीमीड हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है, यह किस ग्रह की परिक्रमा करता है दोस्तों, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये बृहस्पति का है, जुपिटर, जुपिटर का उपग्रह है गैनीमीड, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के, कितने हो गए हैं, 82 हो गए। अच्छा, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो एक शुक्र है और एक बुध है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, शून्य उपग्रह, ये भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी के कितने, तो वो एक ही है, प्राकृतिक चंद्रमा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ग्रह 9 होते थे लेकिन वर्तमान में ग्रह कितने, 8 हैं, तो एक ग्रह होता था हमारा प्लूटो, प्लूटो ग्रह को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, चेक गणराज्य की राजधानी 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह पूछता है आपके एग्जाम में, डीमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो डीमोस और फोबोस जो उपग्रह हैं वो मंगल ग्रह के हैं, ये दोनों आप याद रखना, डीमोस और फोबोस। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ दोस्तों, बड़ी फेमस है, अगर आपसे पूछा जाए एक्सोबायोलॉजी क्या है, एक्सोबायोलॉजी क्या है, तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सोबायोलॉजी क्या है, तो आपको याद रखना, देखो एक्सो मतलब क्या, बाहर, और बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन, तो पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करना, ये क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, अन्य ग्रहों पर जीवन तलाशना,
इसको हम बोलेंगे एक्सोबायोलॉजी। क्लियर हुआ? चलिए, तो गैनीमीड किसका उपग्रह है? जुपिटर का उपग्रह। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसके ऑप्शन दूसरे पेज पे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 322 ईस्वी में अपने प्रधानमंत्री, कौन था? चाणक्य। चाणक्य की मदद से अंतिम नंद वंश का शासक धनानंद को पराजित किया और उसको पराजित करने के बाद में मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ये भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है जिसने संपूर्ण भारत को जीतकर उसको एक किया था। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ है इसके? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त जो है इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा मौर्य वंश का राजा था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, और इसको जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? वो दी थी भद्रबाहु ने। जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली और इसने श्रवण बेलगोला में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। श्रवण बेलगोला में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे, ये भी आप याद रखना। और कौन सी विधि से त्यागे थे? संथारा विधि से। संथारा का मतलब है कि जैन धर्म में एक ऐसी प्रथा जिसमें भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे दोस्तों, चंद्रगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बिंदुसार बैठता है, और बिंदुसार के बाद जो गद्दी पर बैठा, बिंदुसार के बाद बैठा अशोक। तो अशोक के बारे में बात करें दोस्तों, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। अशोक बौद्ध धर्म का मतलब मानने वाला राजा है, और इसने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा खारवेल के साथ। कलिंग का युद्ध, और कलिंग का युद्ध जो है ये दया नदी के किनारे लड़ा गया था। ये भी आप याद रखना कि कलिंग का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? दया नदी के किनारे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सम्राट अशोक है इन्हें भारत में शिलालेखों का जनक माना जाता है। भारत में शिलालेखों का जनक कौन है? तो भारत में शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक है, और अशोक के शिलालेखों की लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। वर्ष 1837 में अशोक के शिलालेखों की लिपि पढ़ी गई जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये भी आप याद रखना, 1837। और दोस्तों, जो अशोक है इसका बेटा महेंद्र और इसकी बेटी है संघमित्रा, इन दोनों को अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। ये भी आप याद रखना। दोस्तों, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया जो आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अशोक ने रुम्मनदेही स्तंभ बनवाया था जो लुम्बिनी में है, और ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है रुम्मनदेही स्तंभ। ये भी आप याद रखना। अशोक की पत्नी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था उसका नाम था करुबाकी। ये भी आप याद रखिएगा, करुबाकी। और अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध परिषद भी हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद जो हुई वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसको किसने आयोजित करवाया था? सम्राट अशोक के द्वारा आयोजित करवाया गया था। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक का नाम सबसे पहले अशोक कौन से अभिलेख में मिला, तो कौन सा शिलालेख था? मास्की। मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक सबसे पहली बार मिला था। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत में एक अशोक चक्र भी होता है। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है? कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है? दोस्तों, अरब सागर में 4 नदियां गिरती हैं भारत में। कौन कौन सी नदियां? एक मैप देख लीजिएगा पहले। दोस्तों, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, और ये मैप देखें। देखिए, यहाँ आपकी, यह आपका अरेबियन सी, और यह है अरब सागर में खंबात की खाड़ी। तो ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? देखो, ऊपर से आ रही है साबरमती नदी, ये जो मैं लाल लाइन कर रहा हूँ, रेड लाइन, ये आपकी साबरमती नदी है। और साबरमती नदी आके गिर गई खंबात की खाड़ी में। फिर आती है आपकी ये माही नदी। माही नदी, देखो, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आप याद रखना कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। यहाँ से निकली मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से होती हुई ये गुजरात में एंटर करेगी, और गुजरात से गिर जाएगी ये खंबात की खाड़ी में। तो एक बार काटती है ये मध्य प्रदेश में, और दूसरी बार काटेगी कर्क रेखा को गुजरात में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मध्य प्रदेश से अमरकंटक से एक नदी निकल के आती है, नर्मदा नदी। ये जबलपुर होती हुई और विंध्य और सतपुड़ा के बीच होती हुई यहाँ पे बहेगी, और यहाँ पे आके क्या होगी? गिर जाएगी। तो मतलब साबरमती, माही, नर्मदा, और नीचे ये वाला भाग आप जिसको मैं रंग रहा हूँ, ये है आपकी तापी नदी। तो तापी नदी भी आके कहाँ गिर जाती है? आपकी
खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत में 4 नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और दोस्तों इनके बारे में ख़ास बात क्या है, इन नदियों के बारे में ख़ास बात ये है कि नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं, ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये भी आप याद रखना कि कौन कौन सी भारत में ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो नर्मदा, तापी, साबरमती और माही, चारों नदियाँ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों नर्मदा नदी से एक बांध पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में और पूछता भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में, माही नदी। कृष्णा नदी, दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर कर्नाटक में एक बांध है जिसका नाम है अलमाटी बांध। ये बांध आप याद रखना कि अलमाटी बांध ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है अलमाटी बांध। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। दोस्तों ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय वो थे आपके दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन ए। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनकी पार्टी का नाम भी याद रखना, लिबरल पार्टी। और वो स्थान कौन सा था जहाँ से इन्होंने चुनाव जीता था, फिंसवरी। तो फिंसवरी से चुनाव जीता था दादा भाई नेहरू जी ने। और ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये भी आप याद रखना। दोस्तों दादा भाई नेहरू जी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया, दादा भाई नेहरू जी को कहा गया। और दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने धन के अपवहन का सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी दी थी। किस तरह की थ्योरी थी ये, कि भारत का धन अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से लूटा जा रहा था, भारत में जो महंगाई बढ़ रही थी उसका कारण अंग्रेजों की नीतियां थीं। उन सब के बारे में इन्होंने अपने थीसिस लिखे। और इन्होंने ही सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार किसने की, दोस्तों दादा भाई नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और दादा भाई नेहरू जी की किताब बहुत आती है एग्जाम में, वो किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा गया मैडम भीकाजी कामा। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा। और मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नेहरू जी की पर्सनल सचिव भी है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा ब्रिटेन की संसद को क्या बोलते हैं हम, पार्लियामेंट बोला जाता है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जिसने संसद बनाई थी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इंजीनियर दिवस जो होता है वो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। ऑप्शन बी। हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आप याद रखना। और भारत रत्न एक बार में कितने लोगों को मिलेगा, केवल 3 लोगों को मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों सीवी रमन। दोस्तों सीवी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक थे या भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था 1930 में। 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। और दोस्तों 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा, इसलिए मनाया जाता है विज्ञान दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है एग्जाम में। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है अब्दुल कलाम। दोस्तों अब्दुल कलाम जी की जयंती 15 अक्टूबर को होती है स्टूडेंट डे के रूप में। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर। और किसकी जयंती, अब्दुल कलाम की जयंती। दोस्तों जो अब्दुल कलाम है इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। और जो कलाम साहब हैं इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है।
भारत का मिसाइल मैन कलाम साहब को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा में जो बीलर द्वीप है इसका नया नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी आप याद रखें। दोस्तों चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एम विश्वेश्वरैया की कोई भी एक बुक आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इनकी एक बुक इकोनॉमी के ऊपर लिखी गई है भारत की, उस बुक का नाम मुझे बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत में इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को होता है, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों सिक्किम में ऐसे गीत जो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, इनको कहा जाता है घातो कीतो। ऑप्शन सी, घातो कीतो कहा जाता है। दोस्तों सिक्किम का एक डांस याद है ना, सिंघी छम। सिंघी छम डांस कहाँ किया जाता है? तो सिक्किम में किया जाता है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। डेट थी 16 मई, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी कि रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर होती है उसका आर्टिकल है आर्टिकल 32। ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ये भी आप याद रखना, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता कि अनुच्छेद 226 क्या कहता है, फिर दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर होती है केवल सुप्रीम कोर्ट में, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो हमने रिट का प्रावधान है, ये जो रिट व्यवस्था हमने ली वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से रिट व्यवस्था ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। राज्य की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। 41 में क्या कहा गया? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। तो लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला लिखा गया इसमें अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ये भी आप याद रखिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, क्लियर हुआ? चलिए अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है संविधान। संविधान दिवस कब होता है? भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। और सबसे पहली बार संविधान दिवस कब हुआ था? 2015 में मनाया गया था। कौन सी पुस्तक? मैगस्टीनिस द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैगस्टीनिस ने जो पुस्तक लिखी वो है इंडिका। मैगस्टीनिस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इंडिका लिखी गई। और अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने कभी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला? दोस्तों भारत के लिए कौन सा इनमें क्रिकेटर है जो क्रिकेट नहीं खेलता? विजेंद्र सिंह। दोस्तों विजेंद्र सिंह ये मुक्केबाज है, विजेंद्र सिंह मुक्केबाज है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी जो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, ये भी आप याद रखना। और दुनिया में पहला क्रिकेट वनडे मैच कब खेला गया था? दोस्तों दुनिया में पहला क्रिकेट वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने था इंग्लैंड को हराकर। तो ये आप याद रखना, दुनिया का पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था 5 जनवरी 1971 को। ठीक है दोस्तों, और जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुआ था ये, मेलबर्न में, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका सौरभ गांगुली, इनकी आत्मकथा का नाम है सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है सेंचुरी इज नॉट एनफ। नेक्स्ट, किसी कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो मतलब कौन सा कार्य है जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता? तो दोस्तों उत्पादक कार्यकलाप जिससे आय का सृजन होता है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाते हैं, लेकिन गृहिणी का कार्य ये जो होता है, गृहिणी का कार्य ये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों राष्ट्रीय आय का अन्य नाम क्या है? एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी की फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये एनएनपी की फुल फॉर्म होती है, प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहा गया, 29 सॉरी 19 है ना, 19। तो क्या है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी भाषा में, ऑप्शन बी अवधी भाषा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, और सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, और सबसे छोटा किष्किंधा कांड, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो रामचरितमानस की भाषा जरूर याद रखना, अवधी भाषा। और अवधी भाषा में एक चीज़ आपको और याद रखनी है, और वो है आपकी पद्मावत। पद्मावत की रचना कौन सी भाषा में की गई, तो अवधी भाषा में पद्मावत लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी अवधी भाषा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न 20 क्वेश्चन, दशहरे के पर्व को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों दशहरे का पर्व किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहा जाता है विजयदशमी, ऑप्शन डी विजयदशमी। दोस्तों विजयदशमी क्यों मनाया जाता है, दोस्तों आपको याद रखना, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके मतलब लौटे, या जिस दिन उन्होंने रावण का वध किया था, तो रावण का वध करने के दिन हम क्या मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे लिखा गया दुर्गा अष्टमी, ये पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, दुर्गा पूजा या दुर्गा अष्टमी पश्चिम बंगाल में होता है, ये पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे लिखा गया धनतेरस, दोस्तों आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धन्वंतरी की जयंती होती है धनतेरस, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बॉस, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कीप अप सपोर्ट। 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।